हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चैप्टर कितना लंबा खिंच गया ना, फंक्शंस और ये सब पढ़ते पढ़ते फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल लाइफ में। तो ऑलमोस्ट वी आर इन द एंड गेम। अब हम एंड गेम में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो मैं आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पर जो लोग हमारी वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनको पता है थोड़ा सा पहले आइडिया, तो मतलब इंट्रोडक्शन। तो जैसे आपका सेल होता है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है। तीन पार्ट होते हैं सेल के। अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं जब हमने सेल के कि बाहर जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आ रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, थोड़ा सा बेस बना दूं। बीच वाला पार्ट इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो पूरा खाली ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ रहे थे तो हमने ये तीन पार्ट पढ़े थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ये था सेल का। अच्छा, अब ये जो पार्ट होता था आपका साइटोप्लाज्म वाला, ये जो बीच वाला पार्ट है जो मैंने ऑरेंज किया हुआ है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते थे। कुछ कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते थे। इन ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस होते थे, वो अपने अलग अलग फंक्शन करते थे। अगर मान लो इस सेल को, इस अकेले सेल को एक प्रॉपर बॉडी मान लो, जैसे मान लो अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी एक बॉडी यही है बस। तो उसकी बॉडी में ये अलग अलग जो ऑर्गेनेल है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल की बॉडी या ह्यूमन की बॉडी है, वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर जो अलग अलग फंक्शंस ऑर्गन करते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, वो सब अलग अलग फंक्शन करते हैं वो ऑर्गन्स, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर बॉडी है। लेकिन अगर सेल को हम एक बॉडी माने, सेल के अंदर भी एक छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेली। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उसको तो हम ऑर्गन ही बोलते हैं। सेल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेली, और वो अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं अब सब सेल के ऑर्गेनेली, जिसमें पहला नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। तो ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये ऑर्गेनेल है जिस पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर, जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक। तो चलिए घुसते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहाँ पर देखो, इसकी डेफिनेशन पढ़ो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It looks like long tubules or round or oblong bags. तो बेसिकली इसकी शेप ऐसी होती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो शेप होती है ना, वो वेरी करती है। वेरी मतलब चेंज होती रहती है सेल टू सेल। वैसे तो सेल टू सेल होती है, लेकिन हमेशा नेटवर्क में होते हैं। नेटवर्क का मतलब क्या है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इट्स अ लार्ज नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जैसे अभी इसकी शेप क्या बता रही है कि जनरली कैसी होती है, ट्यूब टाइप शेप होती है, फिर शीट टाइप शेप होती है, ओब्लैंग ओब्लोंग बैग्स टाइप शेप होती है। मतलब ओब्लोंग मतलब ऐसी ऐसी होती है, ऐसे ऐसे बैग टाइप शेप है, ऐसे ऐसे देख रहे हो, इस तरह का कुछ होता है। वो ऐसे ट्यूब सी बन रही है, ट्यूब ट्यूब सी, ऐसे देखो, ऐसे ट्यूब, ऐसे, हाँ, ऐसे बहुत सारी ऐसे ट्यूब। तो इसमें क्या है, ये देख लो आप, ये देख लो, ये नेटवर्क है ना, बहुत सारे हैं। तो ये नेटवर्क है पूरा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली लार्ज नेटवर्क है, मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इनके चारों तरफ ऐसे मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमारे सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसे मेम्ब्रेन होती है। और ऐसे ग्रुप में होते हैं, अकेला नहीं होता है, ऐसे ग्रुप में होते हैं। नेटवर्क है पूरा एक, ऐसे ग्रुप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ऐसे मेम्ब्रेन बनी हुई है चारों तरफ। तो अब आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। वैसे मैंने क्या बताया, इसकी जो शेप है जरूरी नहीं ऐसी होगी। जैसे किसी केस में शीट टाइप भी होती है, ऐसे भी हो सकती है शीट टाइप, ऐसे ऐसे भी हो सकती है। डिपेंड करता है सेल टू सेल। लेकिन जनरली इसने डेफिनेशन में बता रखा है कि भाई उसकी ट्यूब्स टाइप शेप होती है, और इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूबुल से बता रखा है ना। जनरली जनरली ऐसे दिखती है लॉन्ग ट्यूबुल्स। ऑब्लोंग मतलब ऐसी शेप, इस शेप को ऑब्लोंग बोलते हैं। तो इस तरह के है ना, ये देख लो ऐसे बन रहे हैं ना सारे इस तरह के। तो ये होगी शेप पे बात। तो समझ गए आप शेप। तो लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि लार्ज नेटवर्क है, मतलब ऐसे नेटवर्क है पूरा, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होते हैं। अब सुनो मेरी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। कैसे दो तरीके के होते हैं, किस बेसिस पर दो तरीके के होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो दो तरीके के होते हैं ऑन द नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू टाइप्स ऑफ ईआर। ईआर लिख दो ना शॉर्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस बेसिस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। मैंने बोला ना मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन का किस तरह का नेचर है उसके बेसिस पे दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो कौन से हैं वो दो टाइप?
पहले टाइप का नाम है RER। ER तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में लिखते हैं। R क्या मतलब है? इसका मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या है? रफ का उल्टा क्या होगा? सब स्मूथ। SER बोल लो उसको, जिसका नाम होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये मैंने क्या बोला, किस बेसिस पे होते हैं दो टाइप के रेटिकुलम? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नेचर ऑफ मेम्ब्रेन से मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये आपका नेटवर्क है पूरा का पूरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क बनाता हूं मैं आपके सामने। ऐसे ऐसे कुछ शेप होती है इनकी, ट्यूबुल्स टाइप ना, नेटवर्क है पूरा। ऐसे कोई फिक्स शेप तो है नहीं, बाकी आप गूगल वगैरह पे चेक करके देखना, शेप्स इसी तरह की होती है, ट्यूब साइज बनी होती है ना। ठीक है, मान लो ऐसे शेप है। ठीक है, तो पहला टाइप मैंने क्या बोला? RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसमें रफ, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जब माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हैं तो उसका जो जो सरफेस है वो रफ दिखता है। क्यों रफ दिखता है? क्योंकि इसके ऊपर है ना ऐसे ऐसे पार्टिकल होते हैं चारों तरफ, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या है? ये पार्टिकल्स का नाम होता है राइबोसोम्स। क्या नाम होता है? राइबोसोम्स। क्या नाम होता है इनका? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। तो इस राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से, इसकी मेम्ब्रेन पे ऐसे पड़े हुए हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये रफ दिखता है जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अच्छा, ये राइबोसोम होते क्या है? राइबोसोम पता है क्या होते हैं? इसको आप बोल सकते हो प्रोटीन मैन्युफैक्चर साइट। प्रोटीन मैन्युफैक्चर साइट। ये जो राइबोसोम है, जो स्मॉल पार्टिकल है, ये क्या करते हैं? क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन। ठीक है, तो ये तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये रफ दिखते हैं। क्यों रफ दिखते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम क्या है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर्स है, जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं वो है। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब तक आपने गैस कर लिया होगा क्या होता है? स्मूथ में राइबोसोम्स एब्सेंस होते हैं, इसलिए उसको स्मूथ बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है भाई। ये आपका मान लो ऐसे ये ट्यूब टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखे हुए हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहे हैं बड़े बड़े। ठीक है, और इसमें कोई राइबोसोम नहीं है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इतना ही काम था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब देना जो जो हमने पढ़ा उसको हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि क्या एक्चुअली फंक्शंस हैं क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, दो टाइप पढ़ लिया हमने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है? क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं तो वो रफ दिखता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ में आपके स्मूथ है। अच्छा हाँ, स्मूथ में एक चीज और बता दूं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो मेम्ब्रेन है ना, इस पर राइबोसोम तो होता नहीं, लेकिन ये कुछ और चीज मैन्युफैक्चर करते हैं। राइबोसोम तो प्रोटीन मैन्युफैक्चर साइट है, तो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पता है क्या मैन्युफैक्चर होता है? इसमें आपका मैन्युफैक्चर होता है फैट मॉलिक्यूल्स। फैट मॉलिक्यूल्स। फैट मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं लिपिड, या फिर लिपिड बोल लो, लिपिड मैन्युफैक्चर होता है। फैट मॉलिक्यूल और लिपिड मैन्युफैक्चर होता है। अच्छा, जब मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है? वो फैट मॉलिक्यूल और लिपिड से बनती है। तो आप यहां से गैस कर सकते हो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो यूज्ड और हेल्पफुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म दैट हैव मेम्ब्रेन। मतलब साइटोप्लाज्म, ये जो सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन किससे बनती है? फैट मॉलिक्यूल और लिपिड से। तो वो कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा कंक्लूड कर लिया हमने। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए भाई, तो फंक्शंस देखते हैं। तो पहला फंक्शन यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ो भाई। पहला फंक्शन, प्रोटीन मैन्युफैक्चर बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द सेल। हमने पढ़ा अभी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स के पार्टिकल होते हैं जो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट द सेल, मतलब जो भी डिफरेंट पार्ट होते हैं सेल के जिनको प्रोटीन रिक्वायर होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही। तो ये पहला फंक्शन हो गया भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा फंक्शन क्या कह रहा है? फैट्स एंड लिपिड मैन्युफैक्चर बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने पढ़ा प्रीवियसली कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मैन्युफैक्चर करता है? फैट और लिपिड। तो ये हेल्प करता है बिल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैंने अभी बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किससे बनती है? फैट एंड लिपिड से। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
ये पूछ सकता है आपसे 1 नंबर में कि भाई जो फैट और लिपिड मैन्युफैक्चर हुई है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो आपको हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और क्या क्या फंक्शंस हैं भाई? चलो ये वाला फंक्शन देखो, इट फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसका नेटवर्क सिस्टम होता है। नेटवर्क सिस्टम मतलब ऐसे ये ग्रुप में होते हैं, ऐसे नेटवर्क सा बना रखा होता है। ये मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ट्यूबुल शेप के, ऐसे बहुत सारे ऐसे नेटवर्क सिस्टम है, और ये ऐसे सेल में मान लो आपको पड़े हुए हैं, बीच में न्यूक्लियस है कहीं। तो ये ऐसे नेटवर्क सिस्टम होता है, तो इस वजह से एक चैनल प्रोवाइड करते हैं। चैनल मतलब एक रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे हम प्रोटीन है मान लो, एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनती है, तो वो प्रोटीन आपके ऐसे ऐसे जाते जाते एक एक से दूसरे नेटवर्क से, मतलब ये पूरा नेटवर्क है ना, तो ऐसे चैनल मिल जाता है, यहाँ से जाते जाते डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब क्या करता है? ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। जैसे प्रोटीन मान लो फॉर एग्जांपल प्रोटीन ही है, उस प्रोटीन को किसी और दूसरे ऑर्गेनल तक पहुंचाने, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट पूरा नेटवर्क अच्छा बना हुआ है, तो यहाँ से होते हुए ऐसे पहुंच ही जाएगी नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अच्छा जी, एक और फंक्शन क्या हो सकता है इसका? ये समझ में आएगा ना तुम्हें कि भाई इट फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइडिंग चैनल मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जैसे कौन कौन से मटेरियल? जैसे मान लो प्रोटीन हो गई, फैट हो गई, मॉलिक्यूल हो गई, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो इस वाले पार्ट में सेल से दूसरे वाले पार्ट में जाना है, या फिर सेल से न्यूक्लियस में चाहिए प्रोटीन या फैट कुछ भी, तो वो आपके चला जाएगा। ठीक है, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल से जाने में ईजी हो जाते हैं बिकॉज इट हैज अ नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ये क्या डिटॉक्सिफाई करती है आपके, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कोई भी जो टॉक्सिक है उसको रिमूव कर देना, डिटॉक्सी। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस सब्सटेंस या कुछ, तो डिटॉक्स मतलब उसको रिमूव करने वाला। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो हेल्प करता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लीवर सेल के अंदर अगर मान लो किसी एनिमल के लीवर सेल में, लीवर के अंदर अगर पॉइजन हो गया है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा जी, और क्या फंक्शन हो सकता है आपका? मैंने ये बता दिया नेटवर्क सिस्टम होता है। और एक और चीज बोल सकते हैं आप इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में, कि मान लो सेल के अंदर कोई बायोकेमिकल एक्टिविटीज होनी है, मैं बताता हूँ, अभी पहले लिख देता हूँ। इट प्लेस या इट प्रोवाइड surface it provides surface for some of the biochemical activity, for some of the biochemical activities of the cell। कहने का मतलब क्या है इसका? मान लो आपका ये सेल है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, और माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा आपका ऐसे कहीं कहीं जगह जगह ऐसे वो पड़े हुए हैं, क्या? रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एक तरह से एक सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं जहां पर बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो सकती है सेल की। मान लो कोई बायोकेमिकल एक्टिविटी होनी है सेल की, बायोकेमिकल मतलब कोई भी केमिकल एक्टिविटी होनी है सेल में, तो ये इसके अंदर भी, इसके ऊपर हो सकती है वो एक्टिविटी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो बेसिकली सरफेस प्रोवाइड कर देता है। तो इतने ही आपके फंक्शंस हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, बाकी बड़ी क्लास में और खोल के पढ़ेंगे। तो ये एक टाइप का आपका ऑर्गेनल हो गया सेल का। नेक्स्ट हम कौन सा ऑर्गेनल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गोल्गी एपेरेटस। तुम्हें समझ आ रहा है ना कैसे पढ़ रहे हैं? सीक्वेंस में देखो सारी वीडियो हम पढ़ रहे हैं, सेल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल होते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो हमने आज पहला ऑर्गेनल पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में गोल्गी एपेरेटस। ठीक है, तो इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ मैं एक बार जल्दी से। कंक्लूड मतलब क्या क्या पढ़ा हमने आज? तो हमने पढ़ा कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, तो इसलिए वो रफ सरफेस पे उसके ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं राइबोसोम्स के, तो इसलिए वो रफ दिखता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो राइबोसोम्स नहीं होते, और राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट और लिपिड मैन्युफैक्चर होता है। ये तक पढ़ा हमने, दो तरह के रेटिकुलम, पार्ट ऑफ रेटिकुलम। उसके बाद हमने फंक्शंस में पढ़ा
कि भैया शेप पढ़ी, ऐसे शेप होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ऐसे ये। उसके बाद हमने पढ़ा कि नेटवर्क में होते हैं हमेशा, ऐसे ऐसे नेटवर्क में होते हैं हमेशा। और क्या पढ़ा हमने, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हेल्प करता है आपका, क्योंकि ये फैट और लिपिड मैन्युफैक्चर करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल की, ये सेल की जो मेम्ब्रेन है ये किससे बनती है, फैट और लिपिड से बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है ये मेम्ब्रेन बनाने में, क्योंकि यही मैन्युफैक्चर करता है फैट और लिपिड, तो यही हेल्प करेगा मेम्ब्रेन बनाने में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब पता क्या होता है, जेनेसिस एक टर्म है आपका, यूज होता है बायोलॉजी में बहुत। जेनेसिस मतलब ओरिजिन, या फिर कहाँ से कैसे बनी, तो मेम्ब्रेन कैसे बनी, यही है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो कैसे बनती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और लिपिड बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पढ़े, और हमारा पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनल यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने खत्म किया। ठीक है जी, तो लंबा नहीं खींचते, कंफ्यूज हो जाओगे, और इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, इससे बाहर का और कुछ पूछने वाला आपसे है नहीं, इतना काफी है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गोल्गी apparatus पढ़ेंगे। टेक केयर, कुछ दिक्कत हो तो नीचे पूछ लेना।